ये आवाज क्लियर आ रही है? सात पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऑक्सिलरी कैरी, ये हम कर रहे थे, कैरी फ्लैग हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। अब ऑक्सिलरी कैरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे तो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ा आपको पहले ही बताई थी। तो ठीक है, किसी का नेट का इशू आ रहा है, वो बताया लेट हो गई, सही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ऑक्सिलरी कैरी जो है वो, उसको देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे कैरी अगर प्रोड्यूस हो, तो थर्ड बिट से यानी कि ये बिट जीरो है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। ठीक है, तो थर्ड बिट से ये देखो, ये ऊपर पहली वैल्यू लिखी है, ऊपर फर्स्ट वैल्यू लिखी है, फोर टाइम जीरो और फोर टाइम वन, ये पहली वैल्यू हो गई। इसको ऐड किया गया है वन के साथ। ठीक है, इसको वन के साथ क्या किया गया, ऐड। तो जब जवाब आएगा तो जीरो जीरो, वन वन जीरो हो जाएगा, टू जीरो नीचे आएगा, वन ऊपर कैरी हो जाएगा। इस तरह वन वन जीरो नीचे आएगा, वन कैरी हो जाएगा। वन वन जीरो टू नीचे, जीरो नीचे आएगा, वन कैरी हो जाएगा। और यहाँ जीरो नीचे आएगा, वन कैरी हो जाएगा, और यहाँ वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टोटल जवाब आ जाएगा आफ्टर एडिशन। अब इसमें क्या हुआ है, कैरी प्रोड्यूस हुई है थर्ड बिट से। ये थर्ड बिट है ये, यानी कि जीरो, अगर जीरो से स्टार्ट करें तो बिट जीरो, बिट वन, बिट टू और बिट थ्री। तो थर्ड बिट से कैरी जनरेट होके फोर्थ बिट पे आई है। तो अगर फोर्थ बिट पे कैरी आ जाए, थर्ड बिट से जनरेट होकर फोर्थ बिट पे कैरी आ जाए, तो उस सूरत में कैरी फ्लैग वन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, मूव एल में जीरो एफ करा है, जीरो एफ इसी को कहते हैं। चार जीरो चार वन जीरो एफ हो जाएगा। और एड एड एल कॉमा वन, तो उसके अंदर वन ऐड किया, तो एक एक्यूमुलेटर, तो जो सूरत में क्या होगा कि ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्योंकि जो है कैरी प्रोड्यूस हुई है, थर्ड बिट से कैरी प्रोड्यूस होकर फोर्थ बिट पे गई है, तो ये जो है वन हो जाएगा। अच्छा जी, पैरिटी, पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग जो है वो होता क्या है, जब वो ये आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर अभी एग्जांपल भी आ गई है उसकी, कि जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में जो है इवन नंबर ऑफ वन आ जाए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में इवन नंबर ऑफ वन आ जाए, तो उस सूरत में पैरिटी फ्लैग जो है वन हो जाता है। ठीक है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सी है? अब मैं आपको बताया था, जैसे अब यहाँ पर तो एक ही बाइट है, जाहिर है एक ही बाइट है, तो यही लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी। अगर दो बाइट होती तो फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट उठाई जाती, लेकिन यहाँ तो बाइट ही एक है। तो अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वन आपको थ्री नजर आ रहे हैं, एक, दो और तीन। तो टोटल नंबर ऑफ वन थ्री है। तो अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होंगे, ठीक है, तो ऑड है, अगर ऑड होंगे तो उस सूरत में पैरिटी फ्लैग जीरो होगा। लेकिन अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में नंबर ऑफ वंस जो है, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ वन ऑड दिखाएगा, पैरिटी फ्लैग इज सेट व्हेन द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट द डेस्टिनेशन हैज एन इवन नंबर ऑफ वन। डेस्टिनेशन के अंदर इवन नंबर ऑफ वन आएंगे, तो उस वक्त जो है ना, तो उस वक्त जो है वो पैरिटी फ्लैग वन होगा। अब यहाँ क्या ऐड, एल में ऐड किया ये वैल्यू, ये वैल्यू ऐड की इसके साथ। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो जवाब ये आएगा। इसमें कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। अब इवन हो गए, टोटल नंबर ऑफ वन इवन हो गए। तो अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में टोटल नंबर ऑफ वन इवन होंगे, तो उस सूरत में पैरिटी फ्लैग हो जाएगा वन।
अब इसके अंदर दोबारा से इस वैल्यू के अंदर एल में से सब्ट्रैक्ट किया ये वैल्यू, जब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट की एल में से तो जवाब ये आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ वन देखो कितने, 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ वन 3 है जो कि ऑड है। तो अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में टोटल नंबर ऑफ वन ऑड हो गए उस सूरत में पैरिटी फ्लैग 0 हो जाएगा। तो पैरिटी फ्लैग उस वक्त 1 होता है जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में टोटल नंबर ऑफ वन इवन हो, और जब टोटल नंबर ऑफ वन ऑड हो जाएंगे उस वक्त लीस्ट सिग्निफिकेंट, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में टोटल नंबर ऑफ वन ऑड हो गए उस वक्त पैरिटी फ्लैग जो है वो 0 हो जाता है। ये हम एक्चुअली ना एरर चेकिंग के लिए यूज करते हैं, एरर डिटेक्शन, किसी बाइट पे एरर आया या नहीं आया। तो अगर नंबर ऑफ वन इवन से ऑड हो गया उसका मतलब है उसके अंदर एरर आ गया है, उस सूरत में एरर डिटेक्शन शो हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पैरिटी का। कि पैरिटी फ्लैग कब और 1 होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। सर आपकी ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ कट रही है, पता नहीं वो हमारे नेट का इशू है आपके नेट का। ये आ रही है आवाज? सर आ रही है लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं ना तो बीच में कभी आवाज़ कट जाती है, कभी वो ऐसा हो जाता है तो मसला होता है थोड़ा सा। हाँ जी सबके साथ ऐसा हो रहा है या आवाज का, या आपके साथ है? देखें सब रिस्पॉन्स करें। आवाज हमारे साथ हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। मसला हो रहा है आपकी आवाज का तो थोड़ा सा। अच्छा सही। जैसे आप कुछ बोल रहे होते हैं ना सर लेक्चर में तो बिल्कुल अचानक से एक दो बातें कट जाती हैं, फिर वो दोबारा बात आ जाती है तो फिर मसला होता है सर। तो अच्छा फिर वो समझने में सही है। चलिए देखते हैं, वैसे तो अब ये है कभी कभी इशू आता है जाहिर है। अच्छा ये ओवरफ्लो फ्लैग सर सर ऑक्सिलरी कैरी से पढ़ा दे सर, एक दफा थोड़ा सा बता दे। ऑक्सिलरी कैरी वो तो अगर थर्ड, ये मैंने वैसे पहले ही बताया था, थर्ड बिट से अगर प्रोड्यूस हो रही है कैरी फोर्थ बिट पे, ये थर्ड बिट है, ये 0 1 2 3 थर्ड बिट है, इसमें एडिशन कराओगे यहाँ पर तो यहाँ से कैरी प्रोड्यूस होकर फोर्थ बिट पे जब जाएगी, अगर फोर्थ बिट पे कैरी आ गई थर्ड से प्रोड्यूस हो गए तो उस वक्त ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाता है। थर्ड बिट से कैरी निकल के फोर्थ बिट पे है, इस सूरत में हम जीरो पहली वाली बिट को 0 लेंगे, ठीक है, 0 बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट, थर्ड बिट से कैरी प्रोड्यूस होकर फोर्थ बिट पे जाएगी उस वक्त ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाता है। अच्छा ओवरफ्लो फ्लैग देख लें, ओवरफ्लो फ्लैग क्या करता है। The overflow flag is set when the result of a signed arithmetic operation overflows or underflows the destination operand. अगर signed arithmetic notation जो है, ठीक है, उसका अगर जवाब उसका जो है वो ओवरफ्लो हो जाए या अंडरफ्लो हो जाए, ठीक है, तो यानी कि जवाब आप करें लेकिन साइंड वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है, अनसाइंड की बात नहीं हो रही। साइंड, अगर साइंड अरिथमेटिक के अंदर जो है वो वैल्यू डेस्टिनेशन से ज्यादा हो जाए जिसको हम कहेंगे ओवरफ्लो, या डेस्टिनेशन से कम हो जाए यानी कि जो मिनिमम लिमिट है उससे भी कम हो जाए तो उसको कहेंगे अंडरफ्लो। तो उस सूरत में जो ना ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है, सेट हो जाता है, ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखें, जैसे ये +127 है, ठीक है, यानी कि एल के यानी कि जो लार्जेस्ट एक बाइट के अंदर एक साइन बाइट में लार्जेस्ट वैल्यू आ सकती है 127, इससे ऊपर वैल्यू आ नहीं सकती एक साइन बाइट में, ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू आती है +127, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। तो आपने देखो यहाँ पर क्या किया है कि +127 को मूव कराया एल में, तो एल के अंदर ये लार्जेस्ट वैल्यू आ गई साइन के अंदर। अब आप क्या करा रहे हो, एड L1, 127 के अंदर एक और ऐड करवा रहे हो यानी कि 128 हो जाएगा, लेकिन 128 ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट एक बाइट के अंदर साइंड वैल्यू की 127 है, इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते। तो उस सूरत में क्या होगा कि ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम साइज था उससे आप एक्सीड कर रहे हो, 127 से एक्सीड कर रहे हो, 128 हो नहीं सकता एक बाइट के अंदर, तो ये उसकी मैक्सिमम साइज से ऊपर जा रहे हैं
तो इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। तो ये तो थी ओवरफ्लो की कंडीशन कि ओवरफ्लो हो रहा है। अंडरफ्लो की कंडीशन देख लेते हैं। अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि उसकी मिनिमम वैल्यू से अगर कम दो, जैसे माइनस के अंदर 128 मिनिमम है, एक बाइट के अंदर -128 से नीचे नहीं जा सकते, एक बाइट के अंदर -128 से नीचे नहीं जा सकते। तो आपने किया मूव एल -128, ठीक है, यहाँ पर तो -128 चला गया एल के अंदर, और आपने नीचे किया सब्ट्रैक्ट AL1, यानी कि -128 था, अब एल में -129 होना चाहिए, लेकिन -129 ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू -128 ही हो सकती है, उससे नीचे नहीं जा सकते। उस सूरत में भी ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा। तो अंडरफ्लो कंडीशन में भी और ओवरफ्लो कंडीशन में भी अगर साइंड अर्थमेटिक परफॉर्म हो रही है, साइंड की बात हो रही है, देखिए अनसाइंड की बात नहीं हो रही, साइंड की बात हो रही है, प्लस या माइनस का साइन होगा उसके साथ। तो साइंड अर्थमेटिक नोटेशन अगर परफॉर्म की जा रही है और उस सूरत में अगर ओवरफ्लो या अंडरफ्लो जनरेट हुआ है, तो उस सूरत में ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये क्या हुआ है? स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन अब, अच्छा स्क्रीन पॉज हो गई थी, सॉरी, स्क्रीन अब आ गई होगी, ठीक है। यस सर, आ रही है स्क्रीन। तो अगर दो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को अगर, जैसे आपने लिखा होगा प्लस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, यानी कभी ऐसा होता है कि माइनस वाले वैल्यू को जमा करें, या कभी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो कि दो पॉजिटिव ऑपरेंड मिलके नेगेटिव सम बना दे, या दो नेगेटिव ऑपरेंड मिलके पॉजिटिव सम बना दे, उस सूरत में भी ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। इससे नीचे एक एग्जांपल दिखाई है, वो देखें कि ये वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू है 1 0 0 0 0, ये है 7 0 है और एक 1 है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू ये होगा, यानी कि ये 128 लिखा हुआ है मेरे ख्याल, और ये दूसरी वैल्यू दी हुई है एक, तो ये एक वैल्यू ऊपर लिख दी, एक वैल्यू नीचे लिख दी, और फिर जो है उन दोनों को ऐड कराया। जब इनको ऐड कराया, ये दोनों वैल्यूज थी, उन दोनों को ऐड कराया। ऐड कराने के बाद देखो 0 0, अब इसके अंदर चूंकि दो पॉजिटिव दोनों नेगेटिव वैल्यू थी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दो नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन इनको जब सम कराया, तो जब सम हुआ दोनों का, तो आखिर को यहाँ पर 0 हो गया, या 0 1 क्या होगा 1, यहाँ कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रही, यहाँ पर 0 1 किया 1, या 0 1 किया 1, यहाँ सबका जवाब 1 आ रहा है। और आखिर के अंदर जो है वो 0 किया, यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर भी 0 आया और एक कैरी प्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पर कैरी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, यहाँ कैरी प्रोड्यूस हुई है, दो एडिशन कराई है, दो नंबर को एडिशन कराया, कैरी प्रोड्यूस हुई है। अभी इसमें हुआ क्या है कि चूंकि दो नेगेटिव था, लेकिन एक से पॉजिटिव नंबर जो है, दो नेगेटिव नंबर का जवाब एक पॉजिटिव नंबर में आया, तो उस सूरत में भी कैरी जो है ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो रहा है, और ओवरफ्लो फ्लैग इस सूरत में 1 हो रहा है। 1 कैसे करता है वो देखें। वो करता ये है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, 0, जो जवाब आया उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको वो कैरी फ्लैग के साथ, जो जवाब आया कैरी फ्लैग में 1 है, इन दोनों के दरमियान वो और कर देता, और ऑपरेशन। तो इन दोनों के दरमियान अगर आप और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, और ऑपरेशन आपको पता है कि जब सेम बिट पे 0 होता है, और मतलब और नहीं, सॉरी, एक्स और ऑपरेशन, तो एक्सक्लूसिव और आपको पता है कि सेम बिट पे 0 होता है और डिफरेंट बिट पे 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट बिट है, एक 1 है एक 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अगर एक्स और निकालें 1 और 0 का, तो उसका एक्स और निकलेगा 1, तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में ये दिखाया गया कि अगर कोई दो अगर आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, और उस सूरत में दो पॉजिटिव वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू अगर पॉजिटिव सम निकाले, जैसे यहाँ निकाला है, और कैरी जनरेट हो जाए, तो उस कैरी को उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ जोर ऑपरेशन करवा देते हैं, और जो जवाब आता है जोर ऑपरेशन का, वो एक्चुअली ओवरफ्लो फ्लैग के अंदर रख दिया जाता है।
तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है इस सूरत में भी। ये एग्जांपल समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये नेगेशन का इंस्ट्रक्शन है। नेगेशन इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि वो साइन को इन्वर्ट कर देती है, पॉजिटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू हो तो वो पॉजिटिव बन जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल -128। अब -128 को आपने मूव कराया एल के अंदर, ठीक है। तो -128 कराया आपने मूव एल के अंदर। अब आपने लिख दिया नेगेटिव एल, तो ये क्या होगा, -128 को आपने नेगेटिव एल कर दिया तो अब साइन चेंज हो जाएगी। एल में पहले -128 था, अब एल के अंदर +128 हो जाएगा। तो ये +128 बाइनरी में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो एल के अंदर +128 आ गया नेगेटिव इंस्ट्रक्शन के जरिए। तो उस सूरत में भी जो है एक्चुअली ओवरफ्लो फ्लैग जो है 1 हो जाएगा। ओवरफ्लो फ्लैग जब भी होता है कि ये देखो ओवरफ्लो फ्लैग कब हुआ, कि इसमें ओवरफ्लो कहाँ जनरेट हुआ है, कौन बताएगा? इसमें ओवरफ्लो कहाँ जनरेट हुआ है इस एग्जांपल में? सर जी सर बोलूं सर? हाँ, बोले बोले। सर मेरा ख्याल से जब ये -128 जब +127 में जाएगा ना सर, तो एक बच पॉजिटिव जाएगा। 128 होगा, पॉजिटिव 120 127 हो। नहीं 128 माइनस में है ना। अब ये इसको ये नेगेटिव का साइन क्या करेगा, उसको प्लस का 128 कर देगा, बिल्कुल। तो क्या होगा कोई? तो ये प्लस का 127 हो जाएगा सर मैक्सिमम पे। हाँ, मैं सही फिर कह रहे उसके हैं, प्लस का 127 मैक्सिमम अलाउड है और ये बिल्कुल फिर 128 हो एक बच जाएगा। तो जाएगा, 128 चूंकि एक बच ओवरफ्लो जाएगा। हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो रहा है जी, ठीक है ना। तो यानी कि 127 से +127 से ऊपर जा नहीं सकते एक बाइट के अंदर। तो यहाँ पर वो प्लस का 128 हो गया है, तो ओवरफ्लो इसलिए जनरेट हुआ है, तो इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो गया। अच्छा, नीचे वाली एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर +127 था, इसको एल में रखवाया गया और अब किया गया नेगेटिव एल। तो एल में क्या आ जाएगा, -127, प्लस की साइन माइनस में चली जाएगी। अब और -127 को ऐसे लिखते हैं। अब जो है ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि जाहिर है -127 जो है वो अलाउड है, मिनिमम रेंज -128 की है, तो ये उस रेंज के अंदर है, अंडरफ्लो से कम है, तो इसलिए ये अभी ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 0 रहेगा। अगर ये -128 तक भी जाता तब भी ओवरफ्लो फ्लैग 0 रहता। अगर -129 जाता ना, फिर ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता, लेकिन अभी जो है वो रेंज के अंदर है चूंकि, इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग इस वक्त 0 है। ठीक है, क्लियर हो गई एग्जांपल दोनों? अटेंडेंस का देख लेते हैं। अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस आज जो है मैं आप लोगों की अटेंडेंस ना क्विज से लगा लूंगा। जो लोग क्विज में थे उनकी फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस हो जाएगी, और इस पर टेंशन नहीं ले, फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस क्विज में काउंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ऑफसेट ऑपरेटर, ऑफसेट ऑपरेटर यहाँ देखें। एक ऑफसेट ऑपरेटर हम यूज करते हैं। ऑफसेट ऑपरेटर एक्चुअली एड्रेस रिटर्न करता है, एड्रेस। अगर आप वैल्यू के किसी एड्रेस पे जाना चाहते हो ना, वैल्यू के यानी कौन सी वैल्यू कौन से एड्रेस पे रखी हुई है, अगर एड्रेस पे जाना चाहते हो तो आप लफ्ज यूज करोगे ऑफसेट। ये असेंबली का मतलब कीवर्ड है ऑफसेट, जिसके जरिए से आप एड्रेस पे जो वैल्यू जिस जहाँ वैल्यू रखी है, जहाँ वेरिएबल या वैल्यू रखी हुई है, उसके एड्रेस पे आप चले जाओगे, उसको कहते हैं ऑफसेट।
ठीक है, तो ऑफसेट रिटर्न्स द डिस्टेंस इन बाइट्स। तो आपका जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर 2 बाइट का है तो 2 बाइट रिटर्न कर देगा, 4 बाइट है तो 4 बाइट रिटर्न कर देगा। जैसे अगर यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक रखी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 बाइट है, तो उसका ऑफसेट 2 बाइट निकल आएगा। इसको बहरहाल एग्जांपल में सही तरह समझ में आएगा। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, वहां से आपको सही तरह जो है इसको क्लियर हो जाएगा ऑफसेट। जैसे यहाँ देखें, ये बी वेल एक वेरिएबल है बाइट टाइप का जो कि अनइनिशियलाइज्ड है। डब्ल्यू वेल वर्ड टाइप का वेरिएबल है। डी वेल डीवर्ड टाइप का वेरिएबल है। और डी वेल 2 जो है वो भी डीवर्ड टाइप का वेरिएबल है। तो 4 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हुए हैं। अच्छा, ईएसआई रजिस्टर मैंने आपको शायद बताया, ईएसआई रजिस्टर के अंदर एड्रेस सेव होता है। एड्रेस ईआई रजिस्टर के अंदर एड्रेस सेव होता है। ठीक है, तो ज्यादातर एड्रेस सेव करने के लिए हम ईएसआई और ईडीआई, ये 2 रजिस्टर है। ईएसआई ये भी एड्रेस को सेव करने का काम आता है, और एक रजिस्टर है ईडीआई, ये भी जो है वो एड्रेस को सेव करने के काम आता है। ईएसआई और ईडीआई, वहां जाओ। ईएसआई और ईडीआई दोनों जो है ना, ये एड्रेस को सेव करने के काम आते हैं। अब आपने लिखा मूव ईएसआई ऑफसेट बी वेल 1। ठीक है, तो बी वेल जो है वो आप देखो, बी वेल वेरिएबल का कौन से टाइप है, इसकी बाइट टाइप का। अब ये मेमोरी का एड्रेस, ये जो वेरिएबल है वो मेमोरी के किस एड्रेस पर है, ऑफसेट का मैंने आपको अभी बताया, एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, तो ईएसआई के अंदर एक्चुअली एड्रेस मूव करेगा, जहां पर ये बी वेल वेरिएबल रखा है उसका जो एड्रेस है, ऑफसेट है यानी कि एड्रेस है, वो मूव होगा ईएसआई में। तो ईएसआई में चला जाएगा एड्रेस, तो ईएसआई में एड्रेस आ गया, ईएसआई में आ गया ये वाला एड्रेस, मेमोरी का ये एड्रेस था। ठीक है, 0040400000, मेमोरी का ये एड्रेस था, वो आ जाएगा ईएसआई में। अच्छा, अब अगला वैल्यू मूव हो रही है, मूव ईएसआई ऑफसेट डब्ल्यूवीएल। डब्ल्यूवीएल ये दूसरा वेरिएबल है जो कि एक्चुअली वर्ड टाइप का है। तो आप देखो वर्ड टाइप का वेरिएबल, तो जाहिर है इसका इसका मेमोरी में एड्रेस इसके फौरन बाद है, तो 0 के बाद ये 1 के ऊपर देखो ये वाला एड्रेस, ये मूव हो जाएगा ईएसआई में। लेकिन चूंकि ये 2 बाइट लेगा, डब्ल्यूवीएल 2 बाइट लेगा क्योंकि इसकी टाइप क्या है, वर्ड, तो ये 1 बाइट भी लेगा और 2 बाइट भी लेगा। 1 और 2 दोनों इसमें जाएंगे, 2 बाइट ले रहा है चूंकि ये वर्ड टाइप का है। ठीक है, तो अगला जो वेरिएबल है ना, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है मूव ईएसआई ऑफसेट डीवेल, तो डीवेल जो है वो देखो 4 बाइट का वेरिएबल है, डीवर्ड लिखा हुआ है, 4 बाइट का वेरिएबल है। इसका एड्रेस अगर जाएगा ऑफसेट, तो वो एक्चुअली 2 के बाद जाएगा, यानी कि 1, जो कि इससे पिछले वाला था डब्ल्यूएल, वो 2 बाइट का था, तो 1 और 2 वहां कंज्यूम हो जाएंगे। अगला वेरिएबल जो है वो बाइट एड्रेस नंबर 3 पर आएगा, एड्रेस नंबर 3 पर आएगा। ठीक है, और एड्रेस नंबर 3 आने के बाद अब चूंकि ये डी वेल जो है वो उसकी डेटा टाइप डी वर्ड है, तो ये 4 बाइट लेगा, तो 3 भी कंज्यूम, 3 से शुरू हो रहा है, 3 4 5 6, ये 4 बाइट जो है यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे। अगला जो वेरिएबल आएगा वो 7 पर आएगा, एड्रेस 7 पे। वो कौन सा है, वो ये हमने फॉर एग्जांपल लाया डी वेल 2 पे। डी वेल 2 अगला वेरिएबल है जो कि डीवर्ड टाइप का है वो भी, और उसका ऑफसेट जाएगा ये 7, तो उसको वो 7 से स्टार्ट होगा क्योंकि पिछला वाला जो बाइट था वो डीवर्ड था, पिछले वाला जो वेरिएबल था वो डीवर्ड था, तो जो वो 4 बाइट लेगा, इसलिए 3 4 5 6 वहां कंज्यूम हो गया, और अगला वेरिएबल जो है उसका एड्रेस नंबर 7 होगा। तो यहाँ बस ये डिमोन्स्ट्रेट कराया गया है कि जितने वेरिएबल जितने बाइट ले रहे हैं उसी हिसाब से एड्रेस जो है वो उनमें गैप आ रहा है। पहला चूंकि 1 बाइट ले रहा था तो 0 के बाद फौरन 1 आ गया, दूसरा वाला 2 बाइट ले रहा था तो 1 के बाद 1 और 2 वहां कंज्यूम हुए, उसके बाद अगला 3 पे आ गया। तीसरा वाला जो वेरिएबल था वो 4 बाइट ले रहा था डीवेल, तो 3 4 5 6 उसमें कंज्यूम हो गए, और अगला वेरिएबल जो है एड्रेस नंबर 7 पे आएगा। तो ये स्लाइड क्लियर है। इसमें ऑफसेट को डिमोन्स्ट्रेट करा गया, ऑफसेट का मतलब है एड्रेस, एड्रेस जो है वो मूव कराया जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि बाइट को कॉन्सेप्ट को लेके चलें कि बाइट के हिसाब से एड्रेस के अंदर भी डिस्टेंस आ रहा है। सही है।
अच्छा जी, ये एग्जांपल और देख लें ऑफसेट की। ऑफसेट यहाँ देखो, ऑफसेट के जरिए से जो है वो आप एरे को भी जो है वो एरे की वैल्यूज के ऊपर भी जंप कर सकते हो। ठीक है, वी कैन से दैट ESI पॉइंट्स टू द थर्ड इंटीजर, एरे के अंदर थर्ड इंटीजर के ऊपर अगर हमें जाना है। ठीक है, तो थर्ड इंटीजर ये होगी, ये 0 इंटीजर है, ये 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3 है। इस वैल्यू को एक्सेस करना है अगर 4 को। ठीक है, नहीं, थर्ड इंटीजर का मतलब हो गया 3, थर्ड इंटीजर का मतलब हो गया 3। ठीक है, सॉरी, ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, चौथा इंटीजर, पांचवा इंटीजर। थर्ड इंटीजर जो है वो 3 है, इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर नीचे लिखा है मूव ESI ऑफसेट माय एरे +4, तो +4 करेंगे। तो देखो वेरिएबल कौन सा है, ये वर्ड टाइप का वेरिएबल है, वर्ड टाइप का वेरिएबल 2 बाइट लेगा। तो अगर मैंने थ्री को मैंने अगर 3 को एक्सेस करना है, तो माय एरे को जाहिर है 0 को एक्सेस कर रहा है, 0 बाइट को, जो कि ये है 1, 0 बाइट 1 है। ठीक है, माय एरे +2 करेक्ट करते तो ये 2 एक्सेस हो जाता, लेकिन अगर माय एरे +4 करेंगे तो ये 3 एक्सेस होगा, क्योंकि एक एक दो दो बाइट लेगा ना। तो 0 1 जो है 1 पे चला जाएगा, और 2 और 3 जो है वो 2 पे चला जाएगा। तो 4 बाइट पे जाके 3 एक्सेस होगा। तो माय एरे +4 करेंगे तो हम वैल्यू 3 को एक्सेस कर लेंगे एरे की। ये बात क्लियर है कि अच्छा, इसमें देखो ऑफसेट का ये जिक्र आया है। ऑफसेट जो है ना, एड्रेस को कौन कह रहा है कि एरे का ज़ाहिर है एड्रेस, ये पहली वैल्यू किसी एड्रेस पर होगी, दूसरी वैल्यू भी किसी एड्रेस पर होगी। तो इसने एड्रेस के ऊपर, एड्रेस के जरिए से, एक्चुअली इसमें हुआ क्या है इस स्लाइड में, तो आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। इस स्लाइड में हम मूव करा रहे हैं ESI में, ESI में मूव करा रहे हैं। ठीक है, ऑफसेट मूव करा रहे हैं, एड्रेस मूव करा रहे हैं। किसका एड्रेस मूव कराना चाह रहे हैं हम? 3 को, 3 वैल्यू को ना, 3 वैल्यू जहाँ जिस एड्रेस पे रखी है, मेमोरी में 3 वैल्यू जिस एड्रेस पे रखी है, वो एड्रेस हम ESI में मूव कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम माय एरे के जरिए से, माय एरे का मतलब है 0 इंडेक्स, क्योंकि माय एरे वेरिएबल का नाम है। अगर सिर्फ माय एरे लिखे तो उसका मतलब है 0 बाइट पे, 0 बाइट पे ये होगा। अब चूंकि वर्ड टाइप का है तो 0 और 1 यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो माय एरे +2 करता है तो भाई हम ये एक्सेस कर सकते थे, और ये डायरेक्ट 2 और 3 बाइट लेगा। लेकिन हमें एक्सेस कौन सा करना है? 3 वाला, ये वाला एक्सेस करना है। तो हम क्या लिखेंगे? माय एरे +4। जब माय एरे +4 करेंगे तो वैल्यू 3 जो है, थर्ड इंडेक्स जो है, वो हम एक्सेस कर लेंगे, और उसका एड्रेस उठ के ESI में चला जाएगा। यानी कि जिस लोकेशन पे 3 रखा हुआ है एरे में, उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो ESI में आ जाएगा। इस स्लाइड में ये बताया गया। ये क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? ठीक है, ट्रेस क्या करना, ट्रेस कैसे बता दें भाई, ट्रेस कैसे? बाय यूजिंग बाइट, बाइट के जरिए से करेंगे ना। तो माय एरे +4 था ना, माय एरे +4 का मतलब है कि पहला इंडेक्स 2 बाइट लेगा, यानी कि पहली वैल्यू क्या है? 1, 1 2 बाइट लेगी। ठीक है, 2 बाइट कौन सी लेगी? वो 0 और 1। इसके बाद अगली जो वैल्यू है 2, ये भी 2 बाइट लेगी। वो कौन सी होगी बाइट? 2 और 3। अगली वैल्यू जो 3, ये भी 2 बाइट लेगी। वो कौन सी बाइट होगी? 4 और 5, क्योंकि दो दो बाइट कंज्यूम होंगे, क्योंकि डेटा टाइप कौन सा है? वर्ड। तो जब हम माय एरे +4 करेंगे, तो माय एरे +4 करने पे वो ये 4 बाइट ये रही। ठीक है, 4 बाइट ये रही। माय एरे +4 करने पे हमें 3 वैल्यू के ऊपर हम आ जाएंगे।
एरे की 3 वैल्यू पे हम आ जाएंगे। ठीक है, चले आगे चलते हैं। सी और सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है। आपने सी शार्प में आपने पढ़ा है कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? पॉइंटर्स। यस सर, अभी सी लैंग्वेज में भी पढ़ रहा है। हाँ, सी लैंग्वेज में आपको नजर आएगा, सी शार्प में मेरे ख्याल में नहीं होता, या तो ये तो सी और सी प्लस प्लस में तो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, जावा में भी है। अब देखो इसमें पॉइंटर में एक्चुअली होता क्या है, पॉइंटर के अंदर वो एड्रेस सेव करता है, जहाँ जो वैल्यू रखी होती है ना, वो वैल्यू जिस एड्रेस पे रखी होती है वो एड्रेस एक्चुअली उस वेरिएबल पे सेव हो जाता है, तो उस एड्रेस के जरिए हम उस वेरिएबल पे चले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना पॉइंटर में, कि एड्रेस के जरिए उस वेरिएबल पे चले जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में आप दूं, आप आपने एक फोल्डर बनाया आपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाया आपने, उसका नाम रखा ए, और ये 4 GB का फोल्डर है फॉर एग्जांपल, इस पे 4 GB का डेटा रखा हुआ है। इस फोल्डर को आप अगर इस फोल्डर को आप कॉपी करो, कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये फोल्डर ए का नाम ही है, और इसके अंदर ये कितना डेटा लेगा, ये भी 4 GB लेगा, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट बना दो, शॉर्टकट बनाया कभी फोल्डर का कभी शॉर्टकट बनाया? शॉर्टकट अगर फोल्डर का बनाओ, कॉपी पेस्ट नहीं, शॉर्टकट बनाया? यस सर। बनाया होगा सबने शॉर्टकट, यहाँ पे दिखा दूं बना के? नहीं सर, बनाया। चला गया वो यार, चलो। तो अगर आपने शॉर्टकट बनाया ना, फोल्डर बनाया, फोल्डर 4 GB का है, ठीक है, ये 4 GB का फोल्डर है, और इसको अगर कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, ये भी 4 GB होगा, ठीक है। और अगर इसका आपने शॉर्टकट बना दिया है, शॉर्टकट बना के आपने रख दिया है, तो शॉर्टकट कितने पे था? शॉर्टकट 4 GB पे होगा? नहीं सर, शॉर्टकट तो बहुत थोड़ा लेगा, कुछ कुछ KB पे होगा, कुछ KB पे होता है शॉर्टकट, थोड़ा सा होता है, 1 MB भी नहीं होता, कुछ KBs के ऊपर होता है। जब आप इस शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो एक्चुअली वो कौन सा फोल्डर खोलेगा, वो यही फोल्डर खोल लेगा। तो शॉर्टकट में एक्चुअली क्या है, इसमें एड्रेस है, इस फोल्डर में इसका एड्रेस है, और इस एड्रेस के जरिए से आप इस फोल्डर को एक्सेस कर रहे हो। ऐसा ही होता है ना, शॉर्टकट के जरिए इस फोल्डर को ही आप एक्सेस करोगे। तो ये इसका फायदा भी है, क्योंकि देखो अगर मैं कॉपी करूंगा, अगर मैं कोई चीज यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे यहाँ नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये तो कॉपी है उसकी, इस जगह मुझे नजर नहीं आएगी वो चीज, क्योंकि वो तो कॉपी है। अगर मैं बाद में कोई चीज यहाँ रखता हूँ वो मुझे यहाँ नजर नहीं आएगी, ये ऑफलाइन होता है। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ना, अगर यहाँ मैं कोई चीज चेंजेस करता हूँ वो मुझे फौरन यहाँ से भी वही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो एक्चुअली शॉर्टकट उसी फोल्डर को खोल रहा होता है। तो ये रियल टाइम होता है, शॉर्टकट जो है रियल टाइम होता है, क्योंकि वो उसके अंदर एड्रेस होता है एक्चुअल फोल्डर का ही, तो इसके जरिए से टाइम बच जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यही कॉन्सेप्ट किया गया है, पॉइंटर्स के जरिए आप एक्चुअल वेरिएबल को यूज कर लो, और जहां जहां भी चेंजेस आ रही हैं, पॉइंटर वेरिएबल जो है वो चूंकि कम कम स्पेस लेगा, और एक्चुअल वेरिएबल को ही वो जो है वो लोकेट करेगा, तो एक ही वेरिएबल में चेंजेस होंगी, और पॉइंटर के जरिए आप वो चेंजेस सब जगह नजर आएंगी, रियल टाइम होती हैं वो, और साइज भी कम लेगा। तो ये फायदा होता है पॉइंटर्स का। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो सी प्लस प्लस या सी के अंदर जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो यही है। जैसे यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया, ये सी प्लस प्लस की एग्जांपल दी है कि कैरेक्टर टाइप का एरे डिफाइन किया है, जिसके अंदर जिसकी लेंथ है 1000 एलिमेंट्स, 1000 एलिमेंट्स पर आप रख सकते हो, ठीक है। तो अगर इस कैरेक्टर एरे का इस एरे जो एरे वेरिएबल बनाया आपने, इसको आपने पॉइंटर वेरिएबल भी बना लिया आप,
निशानी क्या है, स्टार लगता है C++ में, स्टार लगा के आपने p लिखा, ये पॉइंटर बन गया, ये पॉइंटर वेरिएबल है, और इसके अंदर एड्रेस आ गया जहां पर एरे रखा हुआ है उसका एड्रेस पॉइंटर p में आ गया। तो पॉइंटर p में आप जो कुछ भी रखवाओगे हकीकत में वो एरे में आ जाएगा। तो पॉइंटर p के जरिए, इस एड्रेस के जरिए आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो यही चीज असेंबली में कैसे होगी, ऑफसेट के जरिए, कि ऑफसेट एरे लिख दो। ऑफसेट एरे वेरिएबल वही है। ऑफसेट एरे का मतलब है इस एरे का एड्रेस, ये एरे जिस एड्रेस पे बना हुआ, ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है ये जिस एड्रेस पे बना हुआ है उसका एड्रेस उठा के वो ESI में रख देगा। तो एक्चुअली ये पॉइंटर का काम ही कर रहा है, ESI है वो एक्चुअली पॉइंटर का काम ही कर रहा है। अगर आप एरे का ऑफसेट उठा के इसमें रखवा रहे हो या किसी वेरिएबल का ऑफसेट उठा के इसमें रखवा रहे हो, तो वो दूसरे लफ्जों में वो एज अ पॉइंटर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो सब